स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक छोटा सा इंट्रो हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होता है? दो सरफेसिस के बीच में लगने वाला बल या फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, दो सरफेसिस के बीच में लगता है जो, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें टेबल और बुक की टेबल की सरफेस और बुक की सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, द फ्रिक्शन opposes relative motion between the surfaces of the book and the table। सो फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रोकता है। देखो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ईजिली कोई भी चीज़ फिसल जाएगी। ठीक है, और जो ग्रिप बनती है किसी भी चीज़ को पकड़ने की, वो नहीं बनेगी। सो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कहीं ना कहीं इसके नुकसान देखने को मिलते हैं, बट फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन की वजह से ही आप चल पाते हो, फ्रिक्शन की वजह से ही आप साइकिलिंग कर पाते हो, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे काम हम डेली लाइफ में करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही आप पेपर पे लिख पाते हो। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। सो फ्रिक्शन मैंने क्या बताया था? काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हमेशा क्या, ये कैसा फोर्स है जो अप्लाई की गई फोर्स को हमेशा अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो समझते हैं कैसे। देखो, यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है? इस बुक को ढकेल रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो जितना ढकेलेगा बस उतना ही जाएगा। जबकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या कर रही है? इसको ढकेलने से रोक रही है। जो टेबल और बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो इस बुक को ढकेलने से रोकता है, और जो फोर्स इस पर अप्लाई किया जा रहा है ढकेलने के लिए, तो उसको अपोज करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये बहुत ही कम फोर्स से सरकती हुई चली जाएगी बुक। ठीक है, आगे स्लाइड होती हुई चली जाएगी। लेकिन आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स उसको अपोज कर रहा है, उसको आगे ढकेलने से रोक रहा है। सेम चीज़ अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है, और आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि जो रोड और साइकिल के टायर के बीच का जो फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो क्या करता है? उस फोर्स को ओपोज करता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के हमेशा ओपोज करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है। समझते हैं स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग। तो किसी चीज़ पर कितना, एक डिवाइस है और किस चीज़ पर कितना बल कार्य कर रहा है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है एक डिवाइस है जो कि फोर्स को नापने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स कार्य कर रहा है उसको नापने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और इसमें एक स्प्रिंग होती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द ग्रेजुएट स्केल। द रीडिंग ऑफ द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान लटका दिया जाता है, वो जितनी फोर्स से, मतलब जितने बल से उस स्प्रिंग को खींच रहा होता है, तो स्प्रिंग उसी मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे स्केल रहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्केल में नंबर्स रहते हैं, उससे यहाँ पे भी स्केल रहता है, और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितना फोर्स वो ऑब्जेक्ट लगा रहा है। इस हुक में उसको टांग देंगे, जैसे आटे की बोरी है, इसको टांग दिया, 10 किलो का बोरी है। ठीक है, तो वो जितने बल से स्प्रिंग को खींच रही होगी, उसी पॉइंट पे जाकर वो स्प्रिंग जो होगा वो रुक जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कितना फोर्स यहाँ पे, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रखा है, द पेंसिल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट सरफेसिस। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि इस पेंसिल को पहले टेबल पे रोल किया गया। ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया, और जब यहाँ पे बोर्ड पे रोल किया गया तो उसने कम डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चीज़ वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन सरफेसिस चेंज हो गई। इस मैट पर ये बिछाने से फ्रिक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब हर एक सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अलग अलग होता है, सेम फ्रिक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप टेबल पे चल रहे हो तो सेम फ्रिक्शन लगेगा, और आप इस मैट पे चल रहे हो तो सेम फ्रिक्शन लगेगा। नहीं, सतह किस प्रकार की है, सरफेस किस प्रकार की है, वो डिसाइड करती है कि फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे फ्रिक्शन होता क्यों है उसके बारे में बात करी गई है. सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surfaces into another. We attempt to move any surface, we have to apply force, overcome interlocking. On rough surface there are larger number irregularities, so the force of friction is greater than the rough surfaces involved. तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्यों होता है उसके बारे में बात करी गई है. तो देखो मैंने क्या बताया था, जो फ्रिक्शन होता है दो सरफेसेस के बीच में होता है. ठीक है, यहाँ पे एक बुक की सरफेस है और टेबल की सरफेस है. इसको जूम आउट किया गया है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए ये बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस के बीच में ये इस तरह से जिगजैग आपको दिखाया. ये इनरेगुलरिटीज़ हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं है. आपको बहुत कम माइनर सी इनरेगुलरिटीज़ होती है जो आपको दिखती नहीं है पर होती हैं. ठीक है, तो ये जो इनरेगुलरिटीज़ हैं खांचे जैसे हो गए दिख रहे हैं आपको, ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं. ठीक, इंटरलॉक होने की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है. तो जो इनरेगुलरिटीज़ होती हैं सरफेस के बीच में, उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इनरेगुलरिटीज़ होंगी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, रफ सरफेसेस में इनरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है. अभी इसी टेबल पर अगर हम पाउडर डाल दें और फिर बुक रखें तो ये इनरेगुलरिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और फ्रिक्शन फिर कम हो जाएगा. फ्रिक्शन को कम भी किया जा सकता है. डिपेंड करता है फ्रिक्शन सरफेसेस के बीच में कैसी इनरेगुलरिटीज़ हैं. तो ये आपको याद रखना है. Next is the force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest. It is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measuring of the sliding friction. तो यहाँ पे दो टाइप के फ्रिक्शन आपको दे रखे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन जो हम अभी पढ़ेंगे. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है समझिए, जब कोई चीज़ स्थिर अवस्था में होती है, रखी हुई है. ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही. अब मान लो कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये स्थिर अवस्था में रखा हुआ है. अब इसको मूव कराने के लिए स्टार्टिंग में जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में रखा हुआ है. तो इस बॉक्स और इसकी सरफेस के बीच में जिस भी फ्लोर पे रखा हुआ है वहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर फ्रिक्शन है वहाँ पे. ठीक है, रेस्ट मोड में है. और जब कोई भी चीज़ स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है ना तो उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. मतलब यहाँ पे बुक अगर ये रखा हुआ है बॉक्स इस फ्लोर पर, तो ये अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में है, बिल्कुल स्थिर है. इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रखा है. तो इसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करना शुरू कर दे. ठीक है, ढकेलना एक बार शुरू कर दिया आपने और इसको ढकेलते जाना है सेम स्पीड से, तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूवमेंट की अवस्था में है. सो उसमें इस वक्त जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, किसके, बॉक्स और फ्लोर के बीच में. अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो बॉक्स या किसी भी ऑब्जेक्ट और दूसरी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन का करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. अगर ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मूव कर रहा है और उसी स्पीड से आपको मूव करते चला जा रहा है, तो उस समय में, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है. ठीक है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, कि भैया इसकी ज़रूरत भी है, इससे नुकसान भी है, तो ज़रूरत भी है इसकी. तो बात करते हैं, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. देखो फ्रिक्शन मैंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई ग्लास नहीं पकड़ सकते अगर फ्रिक्शन हो, आपके हाथ से वो फिसल जाएगा. उसी तरह जो वेट मडी ट्रैक होते हैं, वेट मार्बल फ्लोर्स होते हैं, उस पर आप चल नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे. वैसे आप गिर ही जाते हो, जो बहुत मतलब गीली जगह होती है वहाँ पे आपका पैर फिसल जाता है. क्यों? क्योंकि फ्लोर और आपके पैर के बीच में पानी आ गया जिसने फ्रिक्शन को कर दिया कम और आप स्लिप हो जाओगे. ठीक है, आप पेपर पे नहीं लिख पाओगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो बोर्ड्स पे नहीं लिख पाओगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा. तो फ्रिक्शन हर जगह पर बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे काम आप फ्रिक्शन की वजह से ही कर पा रहे हो. आप चल पा रहे हो तो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहे हो. इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई एक चीज़ अगर आपने शुरू कर दी तो वो चलती ही चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं.
मान लो आपने ही चलना चालू कर दिया तो आप ही चलते चले जाओगे, रुकोगे नहीं। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, माचिस वगैरह जलानी है अगर आपको, ठीक है, तो माचिस जो जलती है, आप स्क्रैच करते हो उसको कवर के ऊपर, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, ठीक। It wears out the material whether they are screw, ball bearings and soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway stations. तो ये फ्रिक्शन की वजह से जो मटेरियल है वो घिसता रहता है, ठीक है। आप अपने शूज़ सोल्स देखिए, जब नए नए लेके आते हो तो उसमें आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस दिखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद चल चल के वो घिस जाते हैं और बिल्कुल प्लेन सरफेस हो जाती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, घिसने लगती हैं चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट होता है वो घिस जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। क्योंकि भैया आप भी फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स अपोज करेंगे, तो जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो घिसता है, ठीक है। और ज़रूरी भी है ये। जब यहाँ पे देखो ये लाइंस वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल सोल घिस जाता है, तो स्लिप करने लगता है जूता हमारा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स फिर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रिक्शन एनर्जी भी जनरेट करता है। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं आपस में, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पाम क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि रबिंग, जो पाम रबिंग होती है उसमें गर्मी क्यों जनरेट होती है, ठीक है, गर्म क्यों फील होता है? तो फ्रिक्शन की वजह से फील होता है। माचिस कैसे जलती है? फ्रिक्शन की वजह से जलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाया और कम कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखो, अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है तो सरफेसेस के बीच की इनरेगुलरिटीज़ बढ़ा दीजिए, जैसे हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ पे टायर्स पे देखो, इस तरह की डिज़ाइंस आप देखते हो, इनरेगुलरिटीज़ हैं एक्चुअली में ये। शूज़ के सोल्स में आप देखते हो अलग अलग डिज़ाइंस, तो वो भी इनरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे घिसती जाती हैं फ्रिक्शन कम होता जाता है। तो इनरेगुलरिटीज़ आप जितनी ज़्यादा बढ़ा दोगे दो सरफेसेस के बीच में, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके ऑपोजिट अगर आप इनरेगुलरिटीज़ कम कर दोगे तो फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो रीड करते हैं आगे क्या लिखा है। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल ऑटोमोबाइल्स। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल द ब्रेक पैड स्ट्रेचेस द व्हील्स, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर these pads arrest the motion of the rim due to the friction। तो यहाँ पे साइकिल में किस तरह से फ्रिक्शन बढ़ाया गया ब्रेक में, तो आपने देखा होगा जो ब्रेक होता है उसमें पैड्स लगे होते हैं, और जैसे साइकिल का टायर है, ठीक है, ये टायर मान लो आप, तो ये पैड जाके क्या होता है? घिस जाता है इस पर, इस तरह से। पहले दूर रहता है, जब ब्रेक मारते हो तो ये पैड इधर आ जाता है और घिसने लगता है टायर को, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और टायर रुक जाता है, ठीक है। उसी तरह कबड्डी में आप देखते हो जो प्लेयर्स होते हैं हाथों पे मिट्टी मलते हैं, मिट्टी मलते तो रफ सरफेस हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और उनके हाथ की पकड़ मजबूत होती है। वो अपने ओपोनेंट को, अपने सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा ताकत से पकड़ सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन, फिसलता कम है उनका हाथ और वो अच्छे से उनकी ग्रिप बनती है और उसको पकड़ सकते हैं। उसी तरह जिमनास्ट भी कोर्स सब्सटेंस अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि उनकी ग्रिप अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सारी ट्रिक्स यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन को कम भी करना है। तो आपने देखा होगा जब आप कैरम बोर्ड आप बचपन में खेलते थे तो आप उस पर पाउडर स्प्रेड कर देते थे ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और आपका जो गीटी है वो आसानी से स्मूथली आगे जा सके। तो जो पाउडर क्या करता है, पाउडर गीटी और बोर्ड के बीच में इनरेगुलरिटीज़ को कम कर देता है, स्मूथ कर देता है, जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम जो चीज़ है मशीन्स में अप्लाई की जाती है। मशीन्स में ग्रीस वगैरह डाली जाती है, ठीक है, ग्रीस ग्रेफाइड अप्लाई की जाती है मशीन्स में, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके और जो नुकसान होता है पुर्जों को, स्क्रूज़ को, बॉल बेयरिंग्स को, वो कम हो सके फ्रिक्शन कम करके, ठीक है। ये लुब्रिकेंट्स और ये जो यूज़ करते हैं हम मशीन्स में डालते हैं, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, इन्हें हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं और ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये लुब्रिकेंट है। तो लुब्रिकेंट क्या करता है? इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है या फिर जो इनरेगुलरिटीज़ उनको कम कर देता है, ठीक है। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, सो व्हील्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। एक तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, उससे भी अब देखो सरफेस एरिया कैसे कम, जैसे कि आप इसको ऐसे लिटा दो बैग को, तो सरफेस
और बैक के बीच का एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, मतलब ज़्यादा कांटेक्ट, ज़्यादा इनरेगुलरिटीज़, ज़्यादा फोर्स, ठीक है, और ज़्यादा फ्रिक्शन। जब व्हील्स ने क्या किया, व्हील्स ने यहाँ पे एरिया ही कम कर दिया, ठीक है, पूरा बैक ढकेलता जाएगा लेकिन बस छोटा सा एरिया उसके कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में है, कम इनरेगुलरिटीज़ हैं, तो कम फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक। सो यहाँ पे व्हील्स का यूज़ किया जाता है और इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि व्हील्स या किसी भी सर्कुलर चीज़ और सरफेस के बीच में होता है, ठीक है। बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड नंबर पे फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज में कि सबसे कौन ज़्यादा फ्रिक्शन किसका होता है। तो अभी तो हम बात कर रहे थे सरफेसिस, सॉलिड सरफेसिस के बीच में फ्रिक्शन, ठीक है, बुक या टेबल या जो भी सॉलिड सरफेसिस थी उनके बीच की फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड वर्ड अगर यूज़ हो रहा है साइंस में तो कॉमनली यूज़ किया जाता है गैसेज और लिक्विड के लिए, सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं। हालांकि हमें लगता है कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड, नहीं, लेकिन अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो भाई गैस और लिक्विड दोनों के ही लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लूइड वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी फ्रिक्शन होता है, हालांकि सॉलिड फ्रिक्शन से कम होएगा बट फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड भी जो होता है ना वो भी फोर्स एक्सर्ट करता है जिससे कि फ्रिक्शन जनरेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे, ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो आपको याद रखना है कि ड्रैग क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि फ्लूइड्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि भैया फ्लूइड किस तरह से, गैसेस या फिर लिक्विड किस तरह से फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि आप स्विम करते हो तो पानी का बहाव इधर है, आप इधर जा रहे हो, ठीक है, आप उसको काट के तो आगे जा रहे हो, तो जो पानी की सरफेस है और आपकी बॉडी की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। सेम एयर के साथ है, आपको एयर दिख नहीं रही है पर उसकी सरफेस तो है, आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, तो आपकी बॉडी और एयर के बीच में भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। और एयर का फ्रिक्शन के बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पहाड़ होते हैं वो एयर से कट जाते हैं, ठीक है, एयर से कट के हवा से ही कट के उसमें डिज़ाइंस बन जाते हैं, ऐसे लाइंस बन जाती हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से हो रहा है, हवा की वजह से। सेम कंडीशन पानी के साथ भी होती है, पानी भी पहाड़ों को काट देता है। तो ये फ्लूइड है उसके बाद भी ये काट देते हैं क्योंकि ये फोर्स जनरेट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से ये किसी भी पहाड़ को भी काट देते हैं, ठीक है। सो ये और फ्रिक्शनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है ये डिपेंड करेगा उसकी शेप पे, ऑब्जेक्ट की शेप पे। इसलिए आपने देखा होगा जो नाव होती हैं, किश्तियाँ होती हैं, उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है, पर्टिकुलर शेप बनाई जाती है बोट्स की। और इसके अलावा अगर हम एयर में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे प्लेन है, प्लेन आप देखो बर्ड की तरह कुछ दिखता है, ठीक है। तो बॉडी शेप से हम जो फ्रिक्शन है, फ्लूइड का फ्रिक्शन है, वो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है अगर पानी में किसी ऑब्जेक्ट को उतारना हो, जैसे कि बोट्स हो गई, शिप्स हो गई, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती है उनकी, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, स्ट्रीम टाइप बॉडी रहेगी जिससे कि वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एयर में लाइक प्लेन्स की, तो उनकी जो बॉडी होती है बर्ड शेप होती है, जो कि हवा को काटते हुए कम फ्रिक्शन जनरेट करते हुए और कम एनर्जी लगाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। तो शेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये था आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। सो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसके आप नोट्स बनाते रहिए जो हाईलाइटेड पॉइंट है, या फिर अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके केवीएस के लिए नहीं, अगर किसी का सीटेट है, टेट है, यूपी टेट है या अनदर स्टेट का टेट है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।